बंसीलाल मजदूरी का काम करता था। सर्दी का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसी ठंड से बचने के लिए बंसी के पास गर्म स्वेटर, शाल, चद्दर आदि कुछ नहीं था। इसीलिए घर से मजदूर के लिए निकला तो अचानक ही सारा शरीर कांपने लगा। अरे रे रे, आज तो भयंकर ठंड पड़ रही है। तन बदन में कड़खड़ी बन रही है। भाई क्या करूं? अरे वाह, आग जल रही है। भागकर आग सेक लेता हूं। बंसी के परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक बेटी गोपी और एक बेटा मोहन था। सर्दी के कारण बंसी ही नहीं बल्कि राधा, मोहन और गोपी भी बहुत परेशान थीं। अरे माँ, रात को वो बहुत ठंड लगती है। बापू से कहकर कोई कंबल या रजाई मंगवा दो ना। देखो माँ, अब तो हल्की हल्की बर्फ भी गिरने लगी है और रात को सो पाना इस ठंड में बहुत मुश्किल हो गया है। तेरे बाप की कमाई तो इतनी भी नहीं कि पेट में ढंग से दाना पड़ जाए, फिर कंबल या रजाई कहाँ से आएगी? तो ऐसे तड़प तड़प कर सर्दियां कटेगी। नहीं, तुम दोनों टेंशन नहीं लो, मैं पुराने कपड़ों से रजाई बना दूंगी। गोपी और मोहन अपनी माँ को देख के उदास हो गए। अरे क्या हो गया? तुम दोनों ऐसे उदास क्यों हो गए हो? माँ, हम दोनों इतने छोटे हैं कि आपकी कोई मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे क्या हुआ? बड़े होकर मेरी सारी परेशानी दूर कर देना तुम दोनों मिलकर। उधर भयंकर सर्दी और कोहरे में गिरते हुए बर्फ के चलते बंसी को कोई मजदूरी नहीं मिलती, तो वह ठंड से कांपते हुए खाली हाथ घर आ जाता है। आ गए आप? देखो तो ठंड से कैसे कांप रहे हो। ठंड से कांपना तो गरीब की मजबूरी है राधा। कहीं मजदूरी लगी क्या? घर में राशन भी खत्म होने को है। ठंड और कोहरे के कारण चिनाई का काम तो बंद ही हो गया है। कोई और मजदूरी ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिली। आप निराश मत होइए, आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी। आप खाना खाकर आराम कीजिए। तभी गोपी भी आ जाती है। बापू अम्मा ने पुराने कंबल और रजाई की मरम्मत करके खूब अच्छा बना दिया है। अब तो कोई ठंड नहीं लगेगी। ये तो तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छा काम किया। बिटिया इस सर्दी में चैन की नींद सोए बहुत दिन हो गए। उस दिन बंसी के परिवार को सर्दी से थोड़ी राहत मिलती है। सब थोड़ा चैन से सो पाते हैं। मगर अगले दिन बंसी फटी पुरानी पतली सी कमीज में कांपते हुए मजदूरी पर जाने लगता है तो राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है, पता नहीं भगवान ने सारी तकलीफें गरीब को ही क्यों दी हैं। मौसम भी बनाए तो वह भी गरीब को ही सताने के लिए। निराश ना हो राधा, भगवान पर विश्वास रखो। भगवान सब ठीक करेगा। पता नहीं कब ठीक करेंगे गोपी के बापू, हमारे लिए तो सर्दी कहर बन गई है। उस दिन बंसी मजदूरी ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है तो एक जगह गरीबों को लाइन में खड़े देखता है। अरे ये सब लाइन में क्यों खड़े हैं भैया? भाई देवराज सेठ हैं जो गरीबों को भोजन और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। यह सुनकर तो बंसी के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वह झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और देवराज सेठ से गर्म कंबल और भोजन के पैकेट लेकर फूला नहीं समाया। भगवान आपका भला करे सेठ, आपने गरीब की मदद की। उस दिन बंसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह कंबल ओढ़ता है तो उसे ठंड से राहत मिल जाती है और वह भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ता है। मगर तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक गरीब भिखारिन बुढ़िया पर पड़ती है। बुढ़िया ठंड में जमीन पर पड़ी कांप रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर बंसी को उस पर बहुत दया आती है। इस कंबल की मुझसे ज्यादा जरूरत तो इस बुढ़िया मां को है। अगर इनकी यही हालत रही तो यह तो सुबह तक मर ही जाएंगी। यही सोचकर बंसी ने अपना कंबल उस बुढ़िया पर डाल देता है और फिर चलने लगता है तो बुढ़िया कांपती हुई आवाज में कहती है, बेटा जरा सुनो, बहुत भूखी हूँ। थोड़ा खाना भी मिल जाए तो जान बचे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। जब गरीब ही गरीब का दुख नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। मान लो पेट भर कर खाना खाओ। यह कहकर बंसी खाने के पैकेट उस बुढ़िया को दे देता है। बढ़िया उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, बेटा तू गरीब होकर भी बहुत अमीर है, देखना भगवान तुझे बहुत देगा। आशीर्वाद का कोई खास असर नहीं होता है बंसी पे, क्योंकि वह जानता है कि गरीब की किस्मत में यही लिखा हुआ रहता है। कितनी भी मेहनत कर लो फल नहीं मिलता। वह यह सब सोचते हुआ घर की ओर चला जाता है।
आ गए आप। कोई काम मिला क्या आपको? नहीं राधा, आज भी कोई काम नहीं बन पाया। वह दोनों यही बात कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर सेठ धनीराम आ जाता है अपने घर के किराया लेने के लिए। अरे सुनो, सेठ धनीराम आया है, लाओ जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से तो रुपए ही है, दे दूं तो घर कैसे चलेगा? बंसी, मेरे घर के किराए का पैसे दे, ठंड बहुत हो रही है, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। बंसी निराशा भरे मन से बाहर आता है। सेठ जी, अभी तक मुझे काम नहीं मिला है, मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है। सेठ जी कुछ दिन रुक जाइए, फिर मैं कहीं से मजदूरी करके आपका किराया चुका दूंगा। अरे अब तेरे बहाने और नहीं चलेंगे, मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर तू किराए के पैसे नहीं दे सकता तो अभी इस घर से निकल जा। सेठ जी रहम खाइए, इतनी ठंड में मैं बच्चों और बीवी को लेकर कहां जाऊंगा? एक इस झोपड़ी के सिवा कोई दूसरा मेरा ठिकाना नहीं है। सेठ जी कम से कम मेरे बच्चों पर ही रहम खाइए। यह सब मैं नहीं जानता, तू बस अभी इस घर को खाली कर, और जब तक पैसे नहीं देगा ये घर मैं वापस नहीं दूंगा। बंसी और उसका परिवार ठंड में भटकते हुए कहीं रहने का आसरा ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत ठंड है मुझसे, अब और चला नहीं जाएगा। बच्चों की भी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मोहन को बुखार चढ़ गया है और ज्यादा देर ऐसे ही घूमते रहे तो हमारे यहीं पर प्राण निकल जाएंगे। अभी हम यहाँ नहीं रुक सकते, रात होने से पहले हमें सर ढकने के लिए कुछ तो ढूंढना ही होगा। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। बहुत दूर चलते चलते उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है। राधा देखो, वहां एक झोपड़ी है, चलो वहां जाकर पूछते हैं, क्या पता उन्हें ही हम पर रहम आ जाए और वह हमें अपनी झोपड़ी में आश्रय दे दें। बंसी का परिवार वह झोपड़ी के पास चला जाता है। कोई है? क्या इस गरीब की मदद करें? कृपया करके इस गरीब की मदद करें। बंसी कई बार आवाज देता है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं है, एक बार अंदर चलकर देखना चाहिए। बंसी झोपड़ी के अंदर जाता है। झोपड़ी में चारपाई और कुछ कपड़े रखे थे पर वहां कोई दिख नहीं रहा था। हम कुछ देर इस झोपड़ी में रुक जाते हैं, शायद झोपड़ी का मालिक आए तो उनसे हम अपनी परेशानी बताएंगे, क्या पता उन्हें हम पर दया आ जाए। ऐसा सोचकर वह उस झोपड़ी में रुक जाते हैं और वहीं पर एक अंगीठी जलाकर उन्होंने बच्चों को अंगीठी के पास बैठा दिया। अंगीठी की गर्माहट से उन सभी ने चैन की सांस ली। चलो कुछ तो गर्माहट मिली, कब से ठंड में भटक रहे थे। अंगीठी की राख खत्म होने वाली है, आप एक काम कीजिए, बाहर से कुछ लकड़ियां ले आइए, ये अंगीठी कुछ देर में ठंडी पड़ जाएगी। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी लकड़ियां लेकर आता हूँ। लकड़ियों की तलाश में बंसी कुछ दूर चला ही था कि अचानक उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो ठंड में नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। बहन उठो, क्या हुआ बहन उठो। बहन लगता है ज्यादा ठंड की वजह से बहन ठंडी पड़ गई है और बेहोश होकर यहाँ गिर गई। बंसी लड़की को लेकर उस झोपड़ी में आ जाता है। ये कौन है और इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, यह जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी, शायद ठंड लग गई है। इन्हें यहाँ अंगीठी के पास लेटा देता हूँ, थोड़ी गर्माहट मिले तो शायद इनकी आंखें खुले। थोड़ी देर शरीर को गर्माहट मिलने के बाद नीलम की आंख खुल जाती है। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तो घर आ रही थी, अचानक ठंड की वजह से मैं चक्कर खाकर गिर गई, इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अच्छा बहन, तो यह आपका घर है। बहन, मैंने जब तुम्हें बेहोश देखा तो मैं तुम्हें उठाकर झोपड़ी में ले आया। लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे? और तुम्हारा पूरा परिवार भी यहाँ है? बंसी नीलम को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देता है। हे भगवान, सत्यानाश हो उस जालिम सेठ का, जो इतनी तड़पती ठंड में तुम्हारे बच्चों बीवी सबको घर से बाहर निकाल दिया। अरे कम से कम बच्चों पर ही तरस खा लिया होता। ना जाने ये अमीर लोगों का दिल कहाँ मर गया है। भाई एक काम कर, वहाँ लकड़ी रखे हैं, उसको अंगीठी में डाल दे, नहीं तो आग बुझ जाएगी। तुम चिंता मत करो भाई, तुम जब तक चाहे मेरे साथ रह सकते हो। मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है और मेरे हाथ पैर भी काम नहीं करते।
यह ठंड मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। बहन, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं हूं ना, और राधा भी है। अब से हम आपका ध्यान रखेंगे। भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ रहो। ठंड भरी रात वह सभी मिलकर किसी तरह गुजार लेते हैं। अगली सुबह गांव में हल्की धूप निकलती है। लोग बहुत खुश होते हैं और सभी घरों के बाहर आते हैं। सभी बाहर बैठकर धूप लेते हैं। देखो नीलम, इतने दिनों बाद आज धूप निकली है, चलो थोड़ा धूप ले लेते हैं। सभी बाहर बैठकर धूप लेते हैं। इतने दिनों बाद थोड़ा शरीर को राहत मिला है। अच्छा, मैं चलती हूँ, गांव में लकड़ी बेचने हैं। आप चिंता मत करो, आज लकड़ी में बेच आता हूँ, ठीक है? अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ। बंसी लकड़ी को लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है और गांव-गांव जाकर उपले बेचता है। लकड़ी को बेचकर आए पैसों से बंसी कुछ राशन ले आता है। यह लो राधा, यह कुछ राशन है। इससे सबके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना दो। मैं एक काम करता हूँ, जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां ले आता हूँ और उसे भी गांव में बेच दिया करूंगा। इससे थोड़ी बहुत और आमदनी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर तुम लकड़ियाँ लेना ही चाहते हो तो पश्चिम दिशा की ओर जो जंगल है वहाँ से लकड़ियाँ ले आओ। वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं और वहाँ की लकड़ियाँ भी काफी गर्म होती हैं। उसे गांव में बेचो तो अच्छी कीमत मिलेगी। ठीक है, मैं पश्चिम दिशा की ओर ही चला जाता हूँ। इतना कहकर बंसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद बंसी को खूब मोटे घने पेड़ दिखाई देते हैं, जो और पेड़ों के मुकाबले काफी मोटे और लंबे थे। बंसी वहां से काफी सारी लकड़ियां काट कर ले आता है और गांव-गांव जाकर बेचता है। सारी लकड़ियां बेचने के बाद बंसी घर आ जाता है। बंसी ने कुछ लकड़ियां घर के लिए भी बचा ली थीं। आज सारी लकड़ियां बिक गई और यह कुछ लकड़ियां मैंने हमारे लिए भी बचा ली थी। बाहर बहुत ठंड है, जरा इन लकड़ियों को जला दो तो मेरे शरीर को थोड़ा गर्माहट मिल जाए। फिर राधा उन लकड़ियों को जला देती है। उन लकड़ियों के जलते ही पूरा कमरा बिल्कुल गर्म हो जाता है। वह लकड़ियों की आग में न जाने कौन सा तेज था जो पूरे कमरे में गर्मी फैल जाती है। बाहर ठंड की बर्फबारी हो रही थी और खिड़की से आने वाली हवा घर में घुसते ही गर्म हो जा रही थी। इस तरह ठंड भरी रात उस दिन उन सभी के लिए एक गर्माहट भरी रात में बदल गई। अगली सुबह फिर बंसी लकड़ियों के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। लकड़ियां लेकर जब भोला गांव पहुंचा तो भोला की लकड़ियां खरीदने के लिए लोगों की एक भीड़ सी जमा हो गई। भैया जरा मुझे भी अपनी लकड़ियां दे दो। तुम्हारी लकड़ियां तो जलने के बाद बहुत गर्माहट देती हैं। हाँ बंसी भाई, मुझे भी ये लकड़ियाँ चाहिए। ये जलने के बाद इतनी गर्म होती है कि रात में कंबल की जरूरत भी नहीं पड़ती। उस दिन भोला की सारी लकड़ियां चुटकियों में बिक जाती हैं और उसकी काफी अच्छी आमदनी होती है। राशन लेकर भोला घर पहुंच जाता है। इस बार राशन बहुत ज्यादा था। वह लकड़ियां बहुत अच्छी कीमतों पर बिकी है। गांव पहुंचते ही लकड़ियों की तो मानो जैसे लूट ही लग गई थी। अब हम इन लकड़ियों को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेंगे। ये बहुत पुरानी लकड़ियां हैं। बहुत समय पहले मेरे दादा परदादा उसी जंगल में रहा करते थे। वहाँ के ज्यादातर पेड़ उन्हीं की देन है। इस तरह बंसी लकड़ियों को बेचकर काफी अच्छे पैसे कमाता है और कुछ ही समय में बंसी सेठ धनीराम का सारा पैसा लौटा देता है। उसका परिवार वापस अपने घर में आ गए थे। नीलम भी अब बंसी के साथ ही रहा करती थी। बंसी ने जंगल से लकड़ियां लाना बंद नहीं किया। इस बार की ठंड गांव पर कहर बनकर तो जरूर टूटी थी, मगर बंसी की वजह से अब गांव वालों की सर्दियां बहुत मजे से कट रही थीं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव बलदेवपुर में लखन अपनी पत्नी शालिनी, बूढ़ी माँ और 9 साल की बेटी दिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी लखन के कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह लखन की माँ अचानक से बहुत बीमार हो जाती है।
लखन के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो थे नहीं, तो उसको अपनी जमीन मजबूरन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, फिर भी उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है, और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके बिक जाने से लखन की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई थी। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। लखन जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत करता, वहीं शालिनी सेठ किरोड़ीमल के घर में साफ सफाई का काम करती थी। अजी, सर्दी बहुत नजदीक आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ करना होगा। आखिरकार सर्दियां आ चुकी थीं। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -1-2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से बलदेवपुर गांव के लोग ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो शालिनी, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे सुने पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। ना जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है शालिनी, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, सर्दी में ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटी, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं और अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है। और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम टाइम पर खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी, तुम टाइम पर घर आ जाना। इतना कहकर शालिनी वहां से काम के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में शालिनी सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ का स्वभाव बेहद कठोर था। वह आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर शालिनी पर पड़ी और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे शालिनी, तुम काम पर इतनी देरी से क्यों आ रही हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 4 बजे काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ कीजिए सेठ जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा बहाना बनाने तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ, चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह का काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की यह बातें सुनकर शालिनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, यह उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो? इस बेचारी को दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है। यह भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई। अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो यह कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। शालिनी ने कुछ नहीं बोला और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर लखन ठंड से कांपते हुए रामधन जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। रामधन अपने खेतों का काम कराने के लिए लखन और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ लखन, काम ठीक से कर ले, ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो बाल भर और पैसे चाहिए थाल भर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम से रही। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते लखन के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत फिक्र थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा, और घर कैसे चलेगा? शाम होने को थी। लखन ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी रामधन ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। ओए लखन,
सुन, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी तो गई। जी जमींदार, जैसा आप कहे। लखन चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे यह सब करवा रही थी। और उधर बलदेवपुर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वह सूना पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। अब तो आग ही उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग सुरजाराम, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दादा, इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वे सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों के आगे अलाव जलाएंगे, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। लखन अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो मेरी बेटी के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे, अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की यह बात सुनकर बेचारा लखन दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है और लखन को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी आ गए आप, इतनी देरी क्यों कर दी आने में? अरे भाग्यवान, वो जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वे भी नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, अब सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हो? आओ हाथ सेक लो। फिर शालिनी लखन को दिया की तबीयत के बारे में बताती है। लखन ने दिया के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया था। इससे लखन चिंता में डूब गया। हे भगवान, यह सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है और आज घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं हैं। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लेकर आने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। किरोड़ीमल और रामधन जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। शालिनी और लखन आपस में बतिया रहे थे कि तभी अचानक से दिया की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, मेरी बेटी को अचानक से क्या हो गया? अजी देखो ना, ये इसको क्या हो रहा है। भाग्यवान, इसको बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम बेटी का ख्याल रखना, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। अजी मुझे बहुत डर लग रहा है जी। दिया को लेकर जल्दी आइएगा और उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी ले आइएगा। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत। लखन बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वह वैद्य जी को लेने निकल पड़ता है। पापा वैद्य जी को लेकर आते ही होंगे, तुम टेंशन मत लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उधर लखन घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत जोरों से बारिश भी शुरू हो जाती है। लखन चारों ओर चिंताओं से घिरा उस भयानक बारिश वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उधर शालिनी का दिल दिया कि ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। दिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अरे अरे मेरी बच्ची। जैसे तैसे लखन वैद्य जी के घर तो पहुंच जाता है, पर उनकी बदकिस्मती तो देखो, उस रात वैद्य जी अपने घर पर नहीं थे। उधर शालिनी इतनी जोर से चिल्लाती है, उसकी चीख उस भयानक काली रात की बरसात को चीरती हुई सीधी लखन के कानों में पड़ती है। यह चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह कांप जाती। इसे सुनकर लखन बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। भगवान, शालिनी इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही थी?
भगवान करे कोई अनहोनी ना हो। बेचारा घबराया हुआ लखन दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर जो देखता है उसका कलेजा फट सा जाता है। अरे शालिनी, ये क्या हुआ? और दिया की आंखें क्यों बंद है? दिया को क्या हुआ? भगवान ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। बेचारी नन्ही सी जान दिया इस बेरहम सर्दी के थपेड़ों को नहीं सह पाई। उस बेचारी की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार चुके थे। उन दोनों की वह दर्द भरी चीख उस तेज बरसात को चीरती हुई पूरे बलदेवपुर गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी जो अच्छे खासे की जान ले ले। वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे बैठे उसको खोने का शोक मना रहे थे। वे अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची को ही ठंड से नहीं बचा सके। अगली सुबह गांव वाले लखन के घर आते हैं। लखन और शालिनी को अपनी बेटी के साथ घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपने बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। बलदेवपुर गांव के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे गरीब और लाचार लोग हैं जो मौसम की मार से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूर से मदद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।